हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। करंट अफेयर्स की ये सीरीज है। यूपी की दो परीक्षाएं आने वाली हैं, यूपी आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024। इन दो परीक्षाओं की दृष्टि से जो है वो करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। उस सीरीज का ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चन है। 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो 300 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। ये 7वां है, तो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो 301 से लेके 350 तक हो जाएंगे। मतलब आज की वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपके पास करंट अफेयर्स के कुल 350 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये करंट अफेयर्स के वैसे क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुराने वर्षों में करंट अफेयर्स पे जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, नए एग्जाम्स जो आ रहे हैं, यूपी के अलावा और भी जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें जिस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनकी एग्जाम में आने की क्या है, प्रबल संभावना है, और ये आपकी संपूर्ण तैयारी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, इनको देखने से आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, जबकि आपकी तैयारी क्या है, और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आप लोग करंट अफेयर्स पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो इन वीडियोस को देख के आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से, जो इस सीरीज का 301वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? स्किन मतलब त्वचा को बोलते हैं ना हम लोग, स्किन। तो स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नई दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश के नई दिल्ली। और नई दिल्ली में भी बात करें अगर, तो नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ये पहला जो है वो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक या त्वचा बैंक 20 जून को खोला गया है। ठीक है, वर्तमान में जो है वो 16 स्किन बैंक है पूरे देश भर में, जिसमें 7 केवल महाराष्ट्र में, 4 चेन्नई में, 3 कर्नाटक में और एक मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। ठीक है, अब ये जो है वो दिल्ली में खुल जाएगा। ठीक है, बाकी स्किन बैंक ऐसी सुविधा है जहां मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जा सकती है। आप लोगों ने ऑर्गन डोनेशन के बारे में सुना होगा कि लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेट कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है, स्किन भी डोनेट की जा सकती है। और कभी स्किन ट्रांसप्लांट वगैरह जैसी किसी लोगों को जरूरत है तो उनके ये प्रयोग में आ सकती है। ठीक है, और एक चीज और है, जो स्किन जो सॉरी आप ऑर्गन डोनेट करते हो, तो ऑर्गन को आपको क्या करता है, दान के कुछ घंटों के भीतर ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता होती है। मतलब आप हार्ट अगर आपको ट्रांसप्लांट करना है, तो जो मृत व्यक्ति का हार्ट लिया जाएगा उसको अगले कुछ घंटों में किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट करना होगा। जबकि स्किन वाले बैंक में क्या है, स्किन को आप 3 से 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी सुविधा है जो अब आपको नई दिल्ली में भी उपलब्ध है, सफदरजंग हॉस्पिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपियन भवानी देवी ने चीन के बुक्सी में आयोजित एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये भवानी देवी जी जो हैं, इन्होंने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप जो 19 जून को हुई है, ठीक है, 19 जून को आयोजित हुई थी, इसमें इन्होंने जो है वो मौजूदा विश्व चैंपियन जो है मिसाकी एमुरा, इनको हराकर कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। और इस प्रतियोगिता में जो है ये भारत का पहला पदक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 जून, 19 जून, 20 जून और 21 जून। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस की अगर थीम की बात की जाए, सब्जेक्ट की बात की जाए, तो है होप अवे फ्रॉम होम। ये अवे जो आप बोलते हो ना, दूर वाला, अवे फ्रॉम होम। ठीक है, घर से दूर उम्मीद। ठीक, बाकी ये जून पहली बार कब मनाया गया? 20 जून 2001 को मनाया गया। और एक 1951 में जो है वो शरणार्थी सम्मेलन हुआ था। इस शरणार्थी सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये दिन जो है 20 जून 2001 को पहली दफा मनाया गया। इसको मूल रूप से क्या था, अफ्रीकी शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता था, जबकि 2001 से इसको क्या किया है, यूएन ने इसको, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन जो जनरल असेंबली है, इसने इसे विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश निर्मित युद्धपोत आईएनएस कृपाण भारत द्वारा किस देश को तोहफे में दिया गया है? ऑप्शन है मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका और वियतनाम। तो सही जवाब ऑप्शन डी है, ये भारत ने स्वदेशी निर्मित पोत जो है, युद्धपोत
INS कृपाण। इसको वियतनाम को भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके अलावा भारत जो है वो खुद को हिंद प्रशांत क्षेत्र का एक अहम सहयोगी देश के रूप में देखता है। तो भारत की उस नीति के तहत जो है वो वियतनाम को ये जो है वो पोत दिया गया है। अगर इस पोत के निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये कलकत्ता में स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कहाँ स्थित है, तो ये कलकत्ता में है, वहां इनका निर्माण हुआ और इसे 12 जनवरी 1991 को 1991 में कमीशन किया गया था, INS कृपाण। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन डी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है युवाओं को सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिला दिलाना, ये जो है वो सरकार का लक्ष्य है। ठीक, पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अच्छा, इसमें हम लोग जो है वो जो समसामयिकी के जो भी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उनको तो हम इसमें चर्चा कर ही रहे हैं, और चूंकि ये परीक्षाएं जो है यूपी PCS की हैं, ठीक है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का भी जो भी महत्वपूर्ण जो करंट है, जहां पे उत्तर प्रदेश ने जो है कोई अच्छी रैंकिंग हासिल की है, कोई सम्मेलन हुआ है, किसी तरह की सरकार द्वारा नई पहल की है, तो उन क्वेश्चंस को हमने इसमें शामिल किया है। क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है, एक ही साथ यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स दो टॉपिक्स को एक साथ जो है वो कवर करते हैं, तो इस तरह से वैसे क्वेश्चंस की आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो बहुत सिलेक्टिवली जो है वो क्वेश्चंस चूज किए गए हैं और उनके साथ जो एडिशनल डिटेल्स दी हैं वो भी बहुत सिलेक्टिवली उनको चूज किया गया है, ताकि आपको कम से कम डेटा दिया जाए और वो डेटा जो है आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी सहायता कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं इनको PDF के फॉर्म में भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा यूजर नेम है, नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको ये PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये PDFs भी जो है वो बहुत मेहनत के साथ प्रिपेयर की गई हैं और इनको इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि आप इनको मोबाइल में देखेंगे तो आप मोबाइल में इनको इजीली देख सकते हैं, आपको मोबाइल में इनको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली इनसे मोबाइल से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक में पिछले वर्ष से कितने स्थानों का सुधार हुआ है? ऑप्शन है 11, 8, 13 और 7। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ये वर्ष 2023 की जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, ठीक है, लैंगिक असमानता जो रिपोर्ट है, उसमें भारत ने 8 स्थानों का सुधार किया है। 2022 में जो भारत था वो जो है 135वें स्थान पर था और इस वर्ष जो है वो भारत 127वें स्थान पर आया है। बाकी अगर बात करें रैंकिंग में तो इस देश में 146 देश हैं जिसमें भारत को 127वां स्थान मिला है। अगर टॉप नंबर की बात करें तो आइसलैंड जो है वो इस रिपोर्ट में जो है वो शीर्ष पर है और ये 14वें वर्ष दुनिया का सबसे अधिक लिंग समानता वाला देश है। लगातार 14 वर्ष से जो है लैंगिक समानता रिपोर्ट में आइसलैंड टॉप कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आइसलैंड का नाम भी पूछ लिया जाए। बाकी भारत ने इसमें सुधार किया है तो ऑब्वियसली भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला है मोटर बाइक रेस मोटो GP 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो सही जवाब ऑप्शन जो है इसका ए है। ये मोटो GP रेस जो है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। ग्रेटर नोएडा में जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है वहां पर इसका आयोजन हुआ है और ये मोटो GP जो है वो पहली बार भारत में आयोजित की गई और पहली बार भी ये जो हुई है ये यूपी में हुई है। 22 से 24 सितंबर 2023 के बीच में इसका आयोजन हुआ है। ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम है। ठीक है, एक यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई है, ये बी नहीं ए है। जब आपको हम PDF प्रोवाइड करेंगे तो उस PDF में ये सही कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार किस शहर को 2023 के लिए दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर नामित किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास न्यूयॉर्क, लंदन, वियना और बीजिंग।
तो सही जवाब ऑप्शन सी है। जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, इसको दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर के रूप में इसको दर्जा दिया गया है, मान्यता दी है। ये जो इंडेक्स जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIO द्वारा, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स इसको जारी किया गया है। अगर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1946 में, मुख्यालय लंदन में, और बाकी जो है इसकी रैंकिंग के अलावा और क्या काम है वो भी इसमें लिखा हुआ है। इसने दमिश्क को दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर माना है, ठीक है, दमिश्क को। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे जो है वो हमने एक टेबल भी लगाई है जिसमें भारत के शहर जो हैं उनकी भी चर्चा है। तो भारत का सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर इन्होंने माना है नई दिल्ली और मुंबई को। इन दोनों की रैंकिंग 141 है। उसके बाद चेन्नई 144 पे। अगर दुनिया के शीर्ष 5 देशों की बात की जाए तो इसमें वियना ऑस्ट्रेलिया पहला, कोपेनहेगन डेनमार्क दूसरे स्थान पर, और अगर सबसे लास्ट में जो बात की जाए तो वो दमिश्क है जो सबसे कम रहने योग्य शहर है। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के साथ आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है, यह समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है रक्षा समझौता, तेल अन्वेषण, अंतरिक्ष अन्वेषण और वैक्सीन विकास का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये जो आर्टेमिस समझौता है भारत जिसमें शामिल हुआ है अमेरिका के साथ, ये अमेरिका का एक अंतरिक्ष अन्वेषण को लेके समझौता है। इस समझौते पर भारत ने 22 जून 2023 को हस्ताक्षर किए हैं, और इसका जो मुख्य रूप से केंद्र जो है वो है नई वैज्ञानिक खोजों और चंद्रमा की सतह की खोज के विस्तार पर केंद्रित है। इसके अलावा मंगल ग्रह और अन्य ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों पर पहले अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना भी इसका लक्ष्य। इसमें जो है वो कई सारे देश शामिल हैं आर्टेमिस समझौते में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश यात्री जहाज टाइटैनिक, इसका नाम तो लगभग सबने सुना होगा, इस पे मूवी बनी हुई थी, कि डूबने की जगह के पास हाल में एक पनडुब्बी जहाज टाइटन, पनडुब्बी जहाज का नाम है टाइटन, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? आपको इस मूल टाइटैनिक जहाज के डूबने की वर्ष बताना है। 1910, 1911, 1912 और 1913। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। वर्ष 1912 में जो है ये टाइटैनिक जहाज अपनी मेडन वॉयज या पहली यात्रा पर इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था, और इसी यात्रा के दौरान ये जो है एक आइसबर्ग से टकरा गया, और टकराने के बाद ये डूब गया था, ठीक है। तो इसी स्थान पर जहां पर ये डूबा हुआ है वहां पर एक टाइटन पनडुब्बी जो है वो जहाज का जहां पर मलबा है वहां जगह पर एक अभियान पर निकली हुई थी। ये फर्म ओशन गेट की पनडुब्बी है, ठीक है। ये पनडुब्बी गई थी, और ये पनडुब्बी वहां पर क्या हुआ, इसमें कोई हादसा हुआ, और हादसे की वजह से इसमें जो 5 सदस्य सवार थे वो सभी मृत जो हैं वो घोषित किए गए। 5 सदस्यों की डेथ हो गई है, ठीक है। ये 5 सदस्य जो हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, कहाँ से ये संबंधित हैं। इसके अलावा जेम्स कैमरून जो हैं, इन्होंने 1997 में जो टाइटैनिक मूवी बनाई थी, इस मूवी ने ऑस्कर भी जीता हुआ था, इस फिल्म के ये निर्देशक हैं। तो ये टाइटन पनडुब्बी और टाइटैनिक जहाज ये दोनों इस वर्ष करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। अगला है 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, पूना और जयपुर। सही जवाब ऑप्शन ए है। ये जो औसत गुणवत्ता सम्मेलन है 8वां वैश्विक, ये सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया, ठीक है। 22 से 23 जून के बीच में 2 दिवसीय सम्मेलन था, और इसमें जो दवा निर्माण के क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां हैं, यहाँ के जो रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, इनको क्या किया गया, ये लोग सम्मेलन में शामिल हुए, और इन्होंने रोगियों को ध्यान में रखते हुए भारत में दवा निर्माण, भारत में जो है वो दवा निर्माण को नया रूप देने पर चर्चा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिविल प्राइज जो है, सिविल अवार्ड जो है, ऑर्डर ऑफ द नाइल नाम है इसका, पीएम मोदी को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, जापान, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है ये मिस्र का जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 25 जून को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा दिया गया। इससे मोदी जी को सम्मानित किया गया, और ये पुरस्कार पाने वाले मोदी जी जो हैं वो पहले भारतीय, इनके पहले इस पुरस्कार से और किसी को सम्मानित नहीं किया गया है। ये ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार जो है ये 1915 में स्थापित हुआ था, और यह देशों के
राष्ट्राध्यक्षों, राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है, जो मिस्र या मानवता को अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं, या तो मिस्र को या तो ह्यूमैनिटी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन से फुटबॉलर फुटबॉल के 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? 200 अंतरराष्ट्रीय मैच। ऑप्शंस हैं लियोनस मेसी, किलियन एम्बापे, अली डेई और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सही जवाब ऑप्शन डी है। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं, ये पुर्तगाल के लिए, पुर्तगाल से ये खेलते हैं, पुर्तगाल के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं और इनको ग्रीस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनको शामिल किया है। ठीक है, इसके बाद 123 अंतरराष्ट्रीय गोल के साथ पुर्तगाल के सर्वकालिक रिकॉर्ड स्कोरर भी ये है, मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा गोल भी किए हुए हैं, पुर्तगाल के सर्वाधिक जो है गोल रिकॉर्ड स्कोरर हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये तेलंगाना में जो है वो सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री का, रेल कोच फैक्ट्री का जो है यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। और तेलंगाना में भी गांव कोंडाकल जो है गांव है, वहां पर इसका स्थापना की गई है। इसमें हैदराबाद की फर्म है मेघा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा दूसरी कंपनी है स्विस रेलवे रोलिंग स्टॉक निर्माता कंपनी स्टैडलर रेल। इन दोनों के बीच में एक ये समझौता हुआ है, इन दोनों ने एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया हुआ है। और जो ये जो फैक्ट्री बनने वाली है उसकी जो वार्षिक उत्पादन क्षमता है वो 500 कोच और 50 लोकोमोटिव, जो ट्रेन के इंजन होते हैं उनको लोकोमोटिव बोलते हैं। तो इस फैक्ट्री में प्रति वर्ष 50 लोकोमोटिव और 500 कोचों का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 42वें, 45वें, 40वें और 48वें। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जो है 2023 का, इसमें भारत 40वें स्थान पर आया हुआ है। इस सूचकांक को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IIMD, ठीक है, ये यहाँ पे IIMD होना था, एक आई यहाँ पे छूट गया है, IIMD द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें 64 देश जो है वो शामिल हुए हैं, जिसमें डेनमार्क जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे, आयरलैंड सेकंड पोजीशन पे और स्विट्जरलैंड जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। भारत 3 स्थान गिरकर 40वें स्थान पर आया है। ठीक है, भारत कहाँ आ गया है? 40वें स्थान पर आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 से 2022 के बीच कितने लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है? नागरिकता का त्याग कर दिया है। 13 लाख, 15 लाख, 16 लाख और 18 लाख। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। करीब 16 लाख भारतीयों ने 2011 से 2022 के बीच के दौरान जो है वो अपनी नागरिकता का त्याग कर दिया है, जबकि 70,000 भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय पासपोर्ट को त्याग कर दिया है। ठीक है, अगर पासपोर्ट सरेंडर करने की बात की जाए तो गोवा से सबसे ज्यादा पासपोर्ट सरेंडर हुए हैं, और जो कुल पासपोर्ट सरेंडर किए गए हैं उसमें जो है वो करीब 40% से अधिक जो है वो गोवा के थे। ठीक है, यहाँ पर ये जो कुल पासपोर्ट जो सरेंडर किए हैं उसका डेटा है यहाँ पे ये। ठीक है, तो इसमें से 40% से अधिक जो है वो गोवा के थे। और अगर दूसरी नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर पंजाब आया हुआ है, पहले स्थान पर गोवा और दूसरे स्थान पर पंजाब। अगला क्वेश्चन है, द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन से भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान दिया गया है? IISc बेंगलोर, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। तो सही जवाब ऑप्शन ए, IISc बेंगलोर जो है वो द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत की ओर से शीर्ष स्थान पर रहा है। ये रैंकिंग जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया ने जो है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 पब्लिश की है, जिसमें अगर एशिया के सबसे शीर्ष स्थान वाली सबसे टॉप यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उसका नाम है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। ये चीन की है जो फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे पेकिंग यूनिवर्सिटी है, ये भी चाइना की है। तो शीर्ष 2 स्थान चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। तीसरे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ
सिंगापुर है। अगर भारत के शीर्ष 3 संस्थानों की बात की जाए तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर 48वें स्थान पर, जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 68वें, जबकि सोलनी जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय जो है वो 77वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और भारत की तरफ से ये टॉप 3 रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद राजमार्गों के दूसरे सबसे बड़े नेटवर्क वाला देश बन गया है। राजमार्ग या नेशनल हाईवे, ठीक है, एनएच जिनको बोलते हैं, तो नेशनल हाईवे के दूसरे सबसे बड़े नेटवर्क वाला देश भारत, जापान, रूस और चीन। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए है। अमेरिका के बाद जो है वो भारत क्या है, भारत करीब 1.45 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवे के नेटवर्क के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाईवे वाला नेटवर्क वाला देश जो है वो बन गया है। ठीक है, बाकी थोड़ी सी डिटेल और है कि टोल से जो राजस्व है, जो आप हाईवे पे चलते हैं और आपसे जो उस पे चलने का टैक्स लिया जाता है जिसको टोल टैक्स बोलते हैं, वो 2023 में बढ़कर क्या है 41,342 करोड़ रुपए हो गया है। जबकि सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 तक टोल से जो राजस्व हो वो करीब 1,30,000 करोड़ रुपए तक के लक्ष्य को प्राप्त कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य जो है वो उत्तर प्रदेश में गौ हत्या और बाल उत्पीड़न के मामलों के लिए जो है इसको शुरू किया गया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण जो पॉस्को एक्ट है उसके तहत दर्ज मामलों के अभियोजन प्रोसिक्यूशन में तेजी लाना, ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो सके, फैसला हो सके और अपराधी को क्या है जल्द से जल्द सजा मिल सके। इसके अलावा गौ हत्या, धर्म परिवर्तन, बलात्कार और हत्या के मामलों में शामिल अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी भी इसमें सुनिश्चित की जाएगी कि इनको इमीडिएटली क्या किया जाए, जो है डिटेंशन में लिया जाए। ठीक, तो इस तरह से ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन कन्विक्शन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने सशस्त्र संघर्ष में बच्चों वाले देशों की सूची से किस देश का नाम हटाने का फैसला लिया? एक लिस्ट है जिसमें वैसे देश हैं जहां पर सशस्त्र संघर्ष में बच्चे भी शामिल हैं। ठीक है, और बच्चों को काफी नुकसान होता है। तो ऐसे देशों की सूची से अभी किस जो है वो देश को हटाने का फैसला किया है? नाम बताना है, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और नेपाल। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, ये यूएन ने भारत को इस रिपोर्ट में जो है वो इससे निकालने के लिए क्या है फैसला कर लिया है। जबकि वर्ष 2010 से लगातार भारत को इस सूची में शामिल किया जा रहा था। अब जब लिस्ट से बाहर आ जाएगा भारत तो ये ऑफिशियल हो जाएगा कि भारत में जो भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें जो है बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, और ये जो यूएन ने इस ऐसा कार्य किया है, उन्होंने माना है कि भारत सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम जो है वो काफी जो है इफेक्टिव हैं और इस वजह से इनको इस सूची से बाहर कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी 2023 फाइनल जीता है? ऑप्शन हैं गुजरात एंजल्स, हरियाणा हसलर्स, पंजाब पैंथर्स और उमा कोलकाता। तो सही जवाब ऑप्शन डी है, ये कलकत्ता की टीम है उमा कोलकाता। इसने फाइनल में पंजाब पैंथर्स को हराकर ये खिताब जीता है। पंजाब की टीम का नाम है पंजाब पैंथर्स, इसको जीता हुआ है। जबकि पहले अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी फाइनल की मेजबानी जो है दुबई ने की है। दुबई में ये आयोजन किया हुआ था। इसमें भारत की 8 टीमों ने विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व किया है। 8 टीमें जो है वो दिल्ली डायनामाइट्स, गुजरात एंजल्स, ग्रेट मराठा, हरियाणा हसलर्स, पंजाब पैंथर्स, राजस्थान राइडर्स, उमा कोलकाता और बेंगलुरु हॉक्स इसमें जो है वो शामिल है। ये टोटल 8 टीमें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन टैप वन ट्री। ठीक है, वन टैप, टैप जिसको आप नल बोलते हो। ठीक है, वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान जो है शुरू किया गया है। इन्होंने 1 जुलाई से ये अभियान शुरू किया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी की व्यवस्था के साथ साथ राज्य के हरित आवरण का विस्तार करना है। मतलब जितने नल लगाए जाएंगे उन नलों के
साथ साथ एक एक पेड़ भी लगाया जाएगा। तो उससे क्या होगा, पीने योग्य पानी भी प्राप्त होगा और जो है राज्य के हरित आवरण में क्या है, विस्तार भी होगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक अच्छी पहल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, चूंकि ये जो सीरीज है वो स्पेशली यूपी पीसीएस के आरओ एआरओ और प्रीलिम्स के लिए है। तो यूपी के जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी यूपी में सम्मेलन हुए हैं, जितनी भी यूपी ने नई नई उपलब्धियां हासिल की हैं, इन सबको हमने इसमें डिस्कस किया है। इन वीडियोस का जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपकी पढ़ाई जो है वो कैसे जो है आपकी पढ़ाई में सहायता की जा सके। ये वीडियोस जो हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, इनमें आपसे किसी तरह का कोई पैसा लिया नहीं जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें इससे कोई बेनिफिट होने वाला है। मेन जो उद्देश्य है अभी वो है कि आप लोग किस तरह से जो है गुणवत्तापूर्ण तैयारी कर सकें, ठीक है। आपका सहयोग जो है वो है, आप लोग इसमें सिर्फ इस तरह से हमें सहयोग कर सकते हैं कि आप हमें वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं हमें लाइक करके कमेंट करके बताएं। अपने फ्रेंड्स जो और भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, आप इनको उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि रीच जो है वो बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इनसे लाभान्वित हो सकें। और जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उनकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ये पीडीएफ भी इस तरह से डिजाइन की गई है कि आप इनको मोबाइल में अपने आराम से पढ़ सकें। फॉन्ट बड़ा बड़ा रखा हुआ है हमने ताकि आपको मोबाइल में इनको देखने में कोई दिक्कत ना हो, कि आपको जरूरी नहीं है आपको प्रिंट लेके ही चलना है। आप अपने मोबाइल में इनको सेव करते जाइए और आप आराम से कहीं भी बैठ के इनको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी के कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 3, 5, 7 और 9। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। वर्ष के बाद तक और भी अभी जो है हो सकता है और भी जो यूपी के प्रोडक्ट हैं वो जीआई टैग प्राप्त कर लें। इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य है कि जिन जिन उत्पादों को जीआई टैग मिला है वो किस किस जो है उत्तर प्रदेश के जिले या शहर से संबंधित है। जैसे ढोलक को जीआई टैग मिला है तो अमरोहा से संबंधित है। तारकशी जो है मैनपुरी से, होम फर्निशिंग जो है बागपत से, हैंडमेड पेपर जो है वो कालपी से। तो इस तरह से ये लिस्ट है। तो कई बार पूछा जा सकता है कि इस प्रोडक्ट के लिए जो है यूपी का कौन सा जिला चर्चित है या किस जिले ने इसके लिए जीआई टैग दिया हुआ है। 4 की लिस्ट भी आ सकती है, वो लिस्ट भी आपको मिलाने के लिए पूछा जा सकता है। तो मेन उद्देश्य इसका ये। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 है। इस चैंपियनशिप में जो है पुरुषों की जो कबड्डी टीम है उसने खिताब जीता है। भारत की पुरुषों की कबड्डी टीम ने जो है वो जीता हुआ है खिताब। इन्होंने फाइनल में ईरान की टीम को हराकर ये खिताब जीता हुआ था। इसके पहले वर्ष 2017 में ये प्रतियोगिता भारत ने जीती थी। अब 2023 में ये प्रतियोगिता जीती है। ये दो चैंपियनशिप है, इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया था, ठीक है। तो इन तीनों नामों को भी हमने ऑप्शंस में इंक्लूड किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किस राज्य से किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 1 जुलाई 2023 से ये सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुरुआत किया गया है। ये 17 राज्यों के 278 जिलों में आदिवासी क्षेत्रों के 0 से 40 वर्ग के आयु वर्गों के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और इनकी जांच पर ध्यान पर केंद्रित है। जो टारगेट ग्रुप है वो 0 से 40 वर्ष के आयु के लोग हैं और सरकार का जो लक्ष्य है वो है वर्ष 2047 तक इस बीमारी का उन्मूलन पूरी तरह से कर लेना है। थोड़ी सी डिटेल हमने सिकल सेल एनीमिया बीमारी के बारे में डाली है। ये पहले तो एक आनुवांशिक बीमारी है, ये हेरिडिटरी जो है डिसीज है, ठीक है। ये परिवार में नीचे की ओर बढ़ती है और इसमें क्या होता है, जो स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स हैं, वो टूटकर अर्धचंद्राकार या सिकल के आकार की जो है वो टूट जाती हैं, जिससे क्या होता है, क्रॉनिक एनीमिया, ठीक है। मतलब बहुत घातक जो है आपके शरीर में रक्त की कमी हो सकती है, आपको तीव्र दर्द होता है, आपके अंगों को जो है वो पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ
रक्त ना मिल पाने की वजह से उन ऑर्गन्स में डैमेज होता है और आपकी जो जीवन प्रत्याशा है उसमें भी उल्लेखनीय कमी आती है। आपकी जो जीवन प्रत्याशा है वो कम हो जाती है और कई बार क्या है, शरीर में ये रक्त के प्रवाह को बाधित कर देता है और ऐसी स्थिति में मृत्यु तक हो सकती है बीमारी की। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर इसके इलाज की बात किया जाए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही जो है वो इस बीमारी का एकमात्र इलाज है। ठीक है, हालांकि भारत में इस वर्ष जो है वो बोन मैरो सर्जरी भी की हुई है। ठीक है, जो करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की सीरीज है उसमें हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। दिल्ली के ही आर्मी कैंट में जो हॉस्पिटल है आर्मी का, वहां पर इसकी सर्जरी की गई है, सफल सर्जरी रही है। तो इसकी चिकित्सा जो है वो संभव है। लेकिन अभी क्या है, दर्द में राहत, जटिलताओं को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दवाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, और जागरूकता बढ़ाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सकता है और इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। यही सरकार का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और गुरुग्राम। सही जवाब ऑप्शन सी, ये भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट जो है वो चेन्नई में शुरू की गई है। इसमें क्या है, त्वरित प्रतिक्रिया निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्ट मल्टी रोटर ड्रोन और लंबी दूरी के सर्वेक्षण विंग विमान जैसी 3 श्रेणियों के तहत कुल 9 ड्रोन इसमें शामिल किए गए हैं। ये एआई से लैस है और इन्हें ग्राउंड स्टेशन से करीब 5-10 किलोमीटर की दूरी तक संचालित किया जा सकता है। तो रात को जो पेट्रोलिंग होती है वो पेट्रोलिंग ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। हैवी लिफ्ट ड्रोन है तो इनसे क्या है, घटना स्थल पर राहत सामग्री वगैरह ये जो है आसानी से पहुंचाई जा सकती है और इनकी डिस्टेंस भी काफी है, तो काफी दूरी तक जो है वो पेट्रोलिंग संभव हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय जोड़ी ने एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शंस हैं दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल संधू, दीपिका पल्लीकल और अभय सिंह, अनाहत सिंह और दीपिका पल्लीकल, हर हरिंदर पाल सिंह संधू और अनाका अलंका मोनी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, दीपिका पल्लूकल और हरिंदर पाल सिंह संधू की जोड़ी ने जो है वो एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। टूर्नामेंट में इनका स्वर्ण पदक है। इन्होंने मलेशिया के इवान यूएन और राचेल अर्नोल्ड को हराकर ये पदक जीता है। इसके अलावा दूसरी जोड़ी है अनाहत सिंह और अभय सिंह की, इन्होंने भी इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। जो डबल्स होते हैं उनमें एक कैटेगरी मिक्स्ड की होती है। मिक्स्ड में एक पुरुष और एक महिला खेलते हैं। मेंस डबल में 2 पुरुष खेलते हैं, वुमेन्स डबल में 2 महिलाएं खेलती हैं, मिक्स्ड डबल्स में एक पुरुष और एक महिला खेलते हैं और सिंगल्स तो होते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 जुलाई को आयोजित संघाई सहयोग संगठन के एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी अध्यक्षता किस सदस्य देश ने की है? ऑप्शन है चीन, रूस, कजाकिस्तान और भारत। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये 23वें शिखर सम्मेलन, एससीओ के शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी या अध्यक्षता की है ये भारत ने की है। और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय रहा है वो है टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। ये सिक्योर जो है इसकी डेफिनेशन है सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड ट्रेड, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंट। ये जो सिक्योर है ये वर्ड जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कॉइन किया हुआ था और इसी वर्ड के इर्द गिर्द जो है वो ये सम्मेलन जो है आयोजित हुआ है। इसका विषय ही जो है वो टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई और 5 जुलाई। तो सही जवाब जो है ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी बांग्लादेश जो है वो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। वर्ष 2002 से वहां पर प्रतिबंध है, जबकि भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है 1 जुलाई 2022 से। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब वैसी प्लास्टिक जिसका एक बार उपयोग करने के बाद इसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, तो वैसे प्लास्टिक पर भारत ने बैन लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन, कॉमर्शियल परिचालन जो है इसका किस राज्य में शुरू किया गया है? कर्नाटक,
गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सही जवाब ऑप्शन बी है। ये गुजरात का जो परमाणु योजना है, काकरापारा परमाणु योजना, वहां पर ये है 30 जून 2023 को ये परिचालन जो है वो स्टार्ट हो गया है और इसमें 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का रिएक्टर स्थापित किया है। ये पहला कॉमर्शियल जो है वो जो है कॉमर्शियल यहाँ पर बिजली के उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सरकार ने अमृत काल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? विकास काल, स्वर्णिम काल, प्रगति काल और कर्तव्य काल। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये भारत ने जो है वो भारत सरकार ने जो है आजादी के जो अगले 25 वर्ष है, मतलब 76 से 100वें वर्ष तक के बीच के जो 25 साल हैं, इनको कर्तव्य काल के रूप में मनाने का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा है, क्योंकि देश क्या है इस समय अपने कर्तव्य को क्या कर रहा है, सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। सरकार ने क्या किया है, जो राजपथ था उसको भी नामित करके क्या कर दिया है, कर्तव्य पथ इन्होंने परिवर्तित कर दिया है नाम। सब जो वर्ष 2021 है, इसमें 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान क्या है, भारत जो है वो भारत ने जो है पहली बार अमृत काल का जिक्र किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, कि अगले जो 25 वर्ष हैं वो अमृत काल हैं। अब इनको क्या किया है, कर्तव्य काल का नाम इनको दिया गया है। डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक है? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई और पीएनबी। सही जवाब ऑप्शन बी। ये एचडीएफसी जो बैंक है, एचडीएफसी ये बैंक है, इसने क्या किया है, अपने जो है यूपीआई क्यूआर जो डिजिटल रुपए है उसको यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ा है। ठीक है, इसके जो व्यापारी हैं, जो इसके सीबीडीसी प्लेटफॉर्म पर शामिल हुए हैं, वे अपने ग्राहकों से डिजिटल रुपए मुद्रा के रूप में भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स हैं वो आप हमसे पीडीएफ ले लीजिए, उस पीडीएफ में ये डिटेल दी हुई है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू आप डिटेल ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिमेक्स समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के मध्य आयोजित किया गया? बांग्लादेश, फ्रांस, अमेरिका और जापान। तो ये जिमेक्स जो है ये भारत और जापान के बीच का संयुक्त जो है समुद्री सुरक्षा अभ्यास है। ये अभ्यास का 7वां संस्करण था, जिसका आयोजन 5 से 10 जुलाई 2023 के बीच विशाखापत्तनम में किया गया। जिमेक्स भारत और जापान। नेक्स्ट है, बचाव और विस्फोट आयुध निपटान ईओडी अभ्यास साल्वेक्स, इसका नाम है युद्ध अभ्यास का साल्वेक्स, किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया गया? भारत और म्यांमार, भारत और जापान, भारत और अमेरिका, भारत और सिंगापुर। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में ये साल्वेक्स जो है आयोजित किया गया। इसका ये 7वां संस्करण 26 जून से 6 जुलाई 2023 के बीच में आयोजित किया गया और आयोजन कोच्चि में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्री नंबूथरी जी जिनका 6 जुलाई 2023 को 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? कलाकार हैं, चित्रकार हैं, इतिहासकार हैं या लेखक हैं? ऑप्शन डी सही जवाब है। ये नंबूथरी जी जो हैं ये बहुत प्रख्यात जो हैं वो चित्रकार हैं और ये अपनी चित्रकला में रेखा कला के लिए, ठीक है, रेखा कला के लिए ये बहुत प्रसिद्ध थे। इसके अलावा ये केरल ललित कला अकादमी जो है इसके अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं और वर्ष 2003 में इन्हें केरल ललित कला अकादमी के राजा रवि वर्मा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो बहुत प्रमुख हस्तियां होती हैं देश की, जिनकी मृत्यु होती है उस वर्ष में, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन भी जो है वो कमीशन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें वे क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है, जिस तरह के पैटर्न पे पहले सवाल पूछे जाते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई और 12 जुलाई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2011 में जो है वो वैश्विक जनसंख्या करीब 7 बिलियन आंकड़े तक पहुंच गई है, जबकि 2030 तक इसे बढ़कर 8.5 बिलियन होने की संभावना है। तो अभी 1.5 बिलियन जनसंख्या जो है वो अगले 2030 तक आपको और बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम किस नाम से लॉन्च किया है? मैक ओएस, कलर ओएस, ओपन काइलिन, वन ओएस।
सही जवाब ऑप्शन सी है। इन्होंने ओपन काइलिन नाम से चीन ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया हुआ है। इसका जो उद्देश्य है वो देश में अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता में कटौती के प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद करना है। ठीक है, अगर आप दूसरे देश के ओएस पर डिपेंड करते हैं तो आरोप लगते रहते हैं कि इन ओएस के माध्यम से ये क्या करते हैं, आप पर निगरानी रखते हैं, आपके डेटा को चोरी करते हैं और जो है वो क्या करते हैं, इसको खुफिया कार्यों के लिए भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस वजह से जो है वो चाइना अपना खुद का ओएस ओपन काइलिन जो है वो डेवलप कर रहा है। इंडिया भी इस तरह का अपना ओएस जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। वो आगे भी आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपने किस प्रक्षेपण यान को निजी क्षेत्र को प्राइवेट फील्ड को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? एसएसएलवी, जीएसएलवी, पीएसएलवी और एमएसएलवी। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए। इसरो का जो एसएसएलवी है इसको इसको बोलते हैं ये स्मॉल, ये बोलते हैं लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, एसएसएलवी। इसको इन्होंने निजी क्षेत्र को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया हुआ है। ठीक है, भारत का जो लक्ष्य है वो है घरेलू अंतरिक्ष उद्योग से 2025 तक अर्थव्यवस्था में $13 बिलियन का योगदान करना। अगर एसएसएलवी की बात की जाए, ठीक है, वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी, ये 3 चरणों वाला जो है प्रक्षेपण यान है जो 500 किलोग्राम वजन तक के उपग्रहों को जो है कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, लागत प्रभावी है और इसमें टर्न अराउंड टाइम भी कम है और ये कई उपग्रहों को समायोजित करने में जो है सक्षम है, लचीला है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, बेंगलोर। सही जवाब ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये पहला वैदिक थीम वाला पार्क, जिसको वेद वन पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये पार्क खोला गया है जिसमें करीब 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इसका निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। ठीक है, बाकी यहाँ पर बहुत तरह की क्या है, साहित्यिक कृतियां, मूर्तियां जो है वैदिक काल से संबंधित हैं, ये मुख्य आकर्षण है। और इस क्षेत्र को जो सप्त ऋषि हैं भारत में, जिनका नाम है कश्यप, अगस्त्य, विश्वामित्र, वरिष्ठ, अत्रि, गौतम और भारद्वाज, ये जो 7 जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण जो है ऋषि हैं। उन ऋषियों के नाम में इस पार्क को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया है। ये सभी वैदिक काल के ऋषि। अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका द्वारा ऑपरेशन ब्रॉडर सॉर्ड, ठीक है, सॉर्ड तलवार, किस लिए चलाया जा रहा है? अवैध घुसपैठ, अवैध और खतरनाक दवाओं की रोकथाम, ड्रग्स की रोकथाम, आतंकवाद की रोकथाम। तो सही जवाब ऑप्शन बी, ये अवैध और खतरनाक दवाओं की रोकथाम के लिए भारत और अमेरिका के बीच ऑपरेशन ब्रॉडर सॉर्ड अभियान जो है चलाया गया है। ये क्या है, एक द्विपक्षीय बहु एजेंसी मल्टी एजेंसी प्रवर्तन ऑपरेशन, एनफोर्समेंट ऑपरेशन है, जो अंतरराष्ट्रीय मेल प्रणाली को, मेल जिसके थ्रू आप जो है संदेश भेजते हैं, उसका उपयोग करके भेजे गए अवैध फार्मास्यूटिकल्स उपकरणों या पूर्ववर्ती रसायनों को लक्षित करता है और इनको क्या करता है, सीज करता है, कन्फिस्केट करता है, इनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो ये इसका जो है उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2075 तक कौन सा देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऑप्शंस हैं जापान, जर्मनी, अमेरिका और भारत। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2075 तक भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर बाहर निकलेगा और ये भारत की जो जीडीपी है वो बढ़कर करीब 52.5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि चीन जो है उस समय तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, भारत दूसरे स्थान पर होगा और भारत अमेरिका को क्रॉस करके ये जो है स्थान हासिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, 2023 के अनुसार भारत में लगभग कितने मिलियन लोग अभी भी गरीब हैं? 200 मिलियन, 230 मिलियन, 300 मिलियन और 415 मिलियन। तो सही जवाब ऑप्शन बी, भारत में करीब 230 मिलियन लोग जो हैं वो अभी भी गरीब हैं। ये जो रिपोर्ट आई है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI ने इस सूचकांक को जारी किया गया है। ठीक है,
इस सूचकांक के अनुसार वर्ष 2005-6 से 2019-21 के बीच भारत में कुल 415 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी से आए हुए हैं। ठीक है, तो लोग बाहर भी आए हुए हैं, लेकिन अभी भी काफी लोग जो हैं वो भारत में गरीबी में अभी भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लंबित मामलों के निपटारे में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर, अंतिम स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पर। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन डी है। महिलाओं के खिलाफ जो लंबित अपराध के मामले हैं उनके निपटारे के मामले में उत्तर प्रदेश का जो है वो दूसरा स्थान है, जबकि दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीप इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है और पुद्दुचेरी जो है वो तीसरे स्थान पर। तो मतलब शीर्ष स्थान पर जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर राज्यों की बात की जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर आ जाएगा, और अगर ऐसे बात की जाए तो उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर आएगा। ठीक है, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो 5वें स्थान पर है। ठीक है, अगर सबसे खराब प्रदर्शन की बात की जाए तो इसमें बिहार का जो प्रदर्शन है वो सबसे ज्यादा खराब रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 से किस देश ने भारतीय रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है, बाइलेटरल ट्रेड रुपीज में। ठीक है, इंडियन करेंसी रुपी में। चीन, अर्जेंटीना, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये जुलाई 2023 से जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है वो रुपए में, इंडियन करेंसी रुपए में बाइलेटरल ट्रेड होगा, ऐसी स्वीकृति जो है, सहमति बन गई है। ठीक है, बांग्लादेश जो है वो एशिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और अगर ऐसे में भारत जो है वो रुपए में व्यापार करने लगता है तो नो डाउट भारत की करेंसी को क्या है, मजबूती मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई ने जर्मनी, रूस, सिंगापुर ऐसे 18 देशों को क्या है, 18 देशों के बैंकों को भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति दे रखी है। बांग्लादेश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने वाला 19वां देश बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली एंटी ब्राइब मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है। पब्लिक सेक्टर का जो उपक्रम है वो बन गया है। एनटीपीसी, बीपीसीएल, ओएनजीसी और सेल। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये ओएनजीसी जो है वो एंटी ब्राइब मैनेजमेंट सिस्टम से प्रमाणित होने वाला जो है वो पहला पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन गया है भारत का। ठीक है, ये जो रेटिंग दी जाती है ये इंटरसर्ट द्वारा, इंटरसर्ट यूएस की संस्था है, उसके द्वारा ये रेटिंग दी जाती है। इसके द्वारा जब पूर्ण मूल्यांकन और सत्यापन हो जाता है तो ये जो है सर्टिफिकेट, एबीएमएस सर्टिफिकेट देता है। ये सर्टिफिकेशन जो होता है वो ISO 37001, फिर उसके बाद से ये रेशियो का साइन है, और 2016 ये इसका जो है स्टैंडर्ड है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एबीएमएस के लिए कौन सा सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, तो ISO 37001 2016। आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारे प्रोडक्ट बताते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट इस ISO से सर्टिफाइड है, तो वो ये सर्टिफिकेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील और चीन। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये ब्राजील जो है वो 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा। इसके पहले इस वर्ष 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की है। भारत ने बहुत सफल आयोजन किया है और लगभग G20 के प्रत्येक देश ने जो है इसकी तारीफ की है। इन्होंने माना है कि भारत ने जो स्टैंडर्ड्स का बार है वो बहुत हाई सेट कर दिया है, और अब अगर अपने देश में वो कभी G20 का आयोजन करते हैं तो उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है प्रयास करना पड़ेगा, तभी वो भारत के स्टैंडर्ड्स को जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ी सी डिटेल G20 के बारे में, इसका गठन जो हुआ है वो 1999 में, और ये यूरोपियन यूनियन प्लस 19 कंट्रीज का क्या है, एक अनौपचारिक समूह है। ठीक है, समूह में जो शामिल देश है उन शामिल देशों का नाम भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय आम महोत्सव इंडियन मैंगो फेस्टिवल आमरस 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शंस है मॉस्को, बनारस, येकातेरिनबर्ग और मुंबई। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये आमरस 2023 का उद्घाटन रूस के मॉस्को में आयोजन किया गया। ये आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय दूतावास द्वारा
संयुक्त रूप से मॉस्को में आयोजित किया गया है। ठीक है, और इसमें आम की विभिन्न किस्में जो हैं, जिसमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली और मल्लिका का इसमें प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इन परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही नुमालीगढ़ रिफाइनरी जहां पर तेल का शोधन किया जाता है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है वो असम में स्थित है। ठीक है, इसको अभी हाल में सरकार द्वारा शेड्यूल बी से हटाकर शेड्यूल ए में जो है इसको अपग्रेड किया गया है, इस वजह से ये चर्चा में रही है। बाकी लिस्ट लगी है जिसमें और जो भारत की रिफाइनरीज हैं उनका किस राज्य में स्थापित है और उस राज्य में भी कहाँ स्थापित है उनकी डिटेल लगी हुई है। इनसे भी क्वेश्चन आपके जो है वो लगातार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? ये गया 2 बार आ गया, टाइपिंग मिस्टेक है। बनारस, नासिक, पुरी और द्वारिका। ये पुरी में छोटी मात्रा होती है। ठीक है, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। ये जो सम्मेलन है ये वाराणसी में आयोजित किया गया। 22 से 24 जुलाई तक वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया। आयोजन टेम्पल कनेक्ट इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, यूके और सेशेल्स। तो सही जवाब ऑप्शन डी है, ये सदर्न रेडीनेस 2023 युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन 11 से 12 जुलाई 2023 तक सेशेल्स में किया गया। ये बहुराष्ट्रीय पहल है, मल्टीनेशनल जो है पहल है, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, क्षेत्र में सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए समुद्री डकैती का मुकाबला करना है। ठीक है, इसमें यूएसए, इटली, यूके, सेशेल्स रक्षा बलों ने इसमें भाग लिया है। इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं इस तरह से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो इजराइल और गाजा के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो वहां जो उसके आसपास वाला समुद्री क्षेत्र है, जो व्यापार का प्रमुख केंद्र है, व्यापारी जहाजों का प्रमुख मार्ग है, वहां पर क्या है, कुछ जो संगठन है, चरमपंथी संगठन है, वो वैसे व्यापारिक जहाजों को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार जो है वो प्रभावित हो रहा है और कीमतों में भी बढ़ोतरी आ रही है, क्योंकि अब उस रूट से कोई भी अपना जहाज ले जाना नहीं चाहता है। नए रूट से जहाज ले जाने पर काफी लंबा है मार्ग। ठीक है, तो वहां पर काफी जो है पैसा अधिक खर्च होता है। तो इस तरह से अगर समुद्री डकैती को मुकाबला करने के लिए कोई संगठन अगर इस समय कार्य कर रहे हैं, तो वो संगठन जो है वो वर्तमान परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये सम्मेलन सेशल्स में किया गया। इसके साथ ही ये वीडियो का पार्ट 7 जो है इस करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट्स का 7वां पार्ट है, ये कंप्लीट हो गया है। आपके 350 करंट अफेयर्स के जो है वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अभी और भी वीडियो आएंगे, आते रहेंगे, जब तक परीक्षा आएगी तब तक ये वीडियो आते रहेंगे और वैसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता लग सके कि हमें कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ कहाँ आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि नए वीडियोस के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। और पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए